नमस्कार दोस्तों, मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, पहलगाम में हूँ और पहलगाम के उस इलाके में हूँ जहाँ से पीछे वो घाटी नजर आएगी आपको। जिस घाटी में वह हादसा हुआ था, चूंकि बंद कर दी गई है इसलिए हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसी के मुहाने पे खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप यह जान लीजिए, आतंकवाद यूं ही नहीं पनपता है। आतंकवाद के पीछे बड़े कारण होते हैं और पहलगाम में जो घटना हुई जिसमें 28 हमारे देश के निर्दोष लोग मार दिए गए, जिस तरीके से ये सारी मौत हुई है, उन मौत का कारण भी जानना जरूरी है। यह हादसा हुआ क्यों, ये घटनाएं हुई क्यों, यह भी जानना जरूरी है। और क्या इसके आसपास पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? बहुत सारी बातें हैं, तो आज इसी पर आपसे बात करता हूं। इस पहलगाम की घटना के पीछे जो स्थानीय लोग मानते हैं वो एक बड़ी वजह है। मेरे पीछे वो बनता हुआ निर्माणाधीन होटल है, वो 7 स्टार होटल जो भारत के एक बड़े राजनीतिज्ञ, जो भारत के टॉप 3 हैं, उन्हीं में से किसी एक का है। नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे। और उसका कनेक्शन गुजरात से। तो अब आप समझिए, ये जो 7 स्टार होटल बन रहा है, इस होटल में और इसके आसपास की जमीनों पे कैसे कब्जा किया जाए, खेल कहीं ना कहीं छिपा है। क्योंकि यदि यहां छोटे छोटे होटल्स चलेंगे तो इन बड़े होटल्स का धंधा चलाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो साहब, बगैर मेहनत के कैसे हो सकता है? यहां खौफ पैदा किया जाए, यहां के लोगों का रोजगार खत्म किया जाए, उन्हें बर्बादी में ढकेला जाए। और जब वो बर्बादी में ढकेले जाएंगे तो जैसे उत्तराखंड में हुआ है, लोग गांव से निकल निकल के, गांव छोड़ छोड़ के, अपनी जमीनें बेच बेच के दूसरे शहरों में शिफ्ट हुए। कमोवेश यहां की भी कीमती जमीनें, प्रकृति से भरपूर जमीनें बिक जाएंगी और उनके हाथ में आ जाएंगी जो इस देश की सारी संपत्तियों पे कब्जा करना चाहते। और उसके बाद में भारत का इकलौता जो मिनी स्विट्जरलैंड कहलाता है, उनके हाथ में आ जाएगा। यहाँ का सारा कारोबार, सब कुछ उनके हाथ में होगा। यहाँ के मिनरल्स भी उनके हाथ में होंगे, जंगल्स भी उनके हाथ में। तो अब आप सोचिए किस काम के लिए यह अंजाम दिया गया है। ये सारा चीज ऐसे नहीं होती, ये उसी वक्त में होती है जब देश की सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में होती है, और उस समय ही इस तरह की घटनाएं होती हैं। कुछ घटनाओं का जिक्र कर देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। 1998 में वो पोखरण में परमाणु परीक्षण कराते हैं। उसके बाद 1999 में वो जाते हैं मई महीने में पाकिस्तान, नवाज शरीफ से गले मिलते हैं, तमाम बातें करते हैं। और उसके बाद उसी समय जब वो ये कर रहे होते हैं तो 12 मई 1999 को वहां से सैनिक चलते हैं और कारगिल की चोटी पर कब्जा कर लेते हैं। कारगिल उनके हाथ में आ जाती है। हम जुलाई में आकर के चेतते हैं और तब जुलाई में एक्शन शुरू करते हैं। हमारे देश के सैकड़ों जवान मर जाते हैं, नागरिक मरते हैं, तमाम सारे नुकसान होते हैं, तमाम परिवार बेहाल हो जाते हैं। हमारी चोटी पे कोई आया, कब्जा करा, 3 महीने बैठा रहा और उसके बाद हमने कहा हमने बड़ी बहादुरी से खाली करा लिया। ड्रामा समझ ली। इसके बाद नुकसान फायदा किसका हुआ? वहां के आसपास की, कारगिल के यहाँ की जमीनें धीरे धीरे किनके हाथ में आ गई? आप जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। धंधे किसके हाथ में आ गए? समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक घटना का और जिक्र कर देता हूं। तब अटल बिहारी वाजपेयी डीप स्टेट का जो चीफ माना जाता है, वो हेनरी किसिंजर से मिलने अमेरिका जाते हैं। अब आप सोचिए, वो हेनरी किसिंजर जो अमेरिका का मुख्य
सुरक्षा सलाहकार रहा था, और अब अजीत डोभाल सबसे ज्यादा समय से हैं, करीब करीब 11 साल से, वो 6.5 साल दुनिया का उस समय तक सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहा। वो डीप स्टेट का चीफ है, और ये वही हेनरी किसिंजर है। जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना शुरू किया तो ये चीन में जाके बैठ गया था और चीन से कहा था भारत पे आक्रमण कर दीजिए, हम आपका साथ देंगे। इसके बाद आगे बढ़ लीजिए, इंदिरा जी ने तो सबक सिखा दिया था, फिर परमाणु विस्फोट भी कर दिया था, सब कुछ करके हिला दिया था अमेरिका को। फिर क्या होता है, 21 मार्च 2000 को यहां से कुछ ही दूरी पर छत्ती सिंह पूरा है, और वो सिखों का गांव है, वहां की कीमती जमीन है। जैसे पीछे हमारे आप देख रहे हैं जो झरने से आई हुई नदी है, वो प्राकृतिक नदी उधर भी जाती है। बड़ी प्राकृतिक, बड़ी अच्छी जगह है, और बिजनेस के लिए बड़ा उपजाऊ है। तो साहब वहां 21 मार्च 2000 को अचानक जब बिल क्लिंटन भारत आए हुए थे, वहां पर 35 सिखों को मार डाला जाता है, निर्दोष सिखों को भून दिया जाता है। आज 25 साल बाद मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज तक पता नहीं चला ये किसने किया था। आज तक ये नहीं पता चला कि कारगिल की साजिश कैसे रची गई थी। और उसके बाद आप देखिए, उस समय एनडीए की ही सरकार दोनों जगह थी, आज भी एनडीए की ही का खेल है। राज्य में अब यूटी है, जब जम्मू कश्मीर तो उन्हीं के हाथ में है, यानी केंद्र शासित राज्य है ये। और उसके बाद में घटना होती है पहलगाम में पीछे। इसके पहले देखिए पुलवामा में घटना होती है। पुलवामा में जब घटना होती है उस वक्त भी राष्ट्रपति शासन था, नरेंद्र मोदी की सरकार थी, सब कुछ उनके हाथ में था। आज तक नहीं पता चला वो 350 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे खेल किया गया, क्या था। और नरेंद्र मोदी भी हेनरी किसिंजर से 2019 में ही मिलने गए थे, जब पुलवामा के ही घटना के आसपास हेनरी किसिंजर से गले लगे थे। इसके बाद आप देखिए पूरे जम्मू कश्मीर को किस तरह से बांटा गया, किस तरह से क्या क्या किया गया, कैसे बर्बादी में ढकेला गया। यहाँ के लोग इधर उधर रोजगार के लिए भागने लगे, परेशान हुए। यहाँ के तमाम युवाओं को जेल में डाल दिया गया, तमाम को तमाम चीजें की गई। इसके पहले आप और चले जाइए, कठुआ की घटना हुई थी, पूरा जम्मू कश्मीर सुलग रहा था साहब, कैसे उस पर पर्दा डाल दिया गया। उसके बाद आगे पीछे चले जाइए, पठानकोट का हमला हुआ था। नरेंद्र मोदी उसी से 9 दिन पहले पाकिस्तान गए थे, वहां के प्रधानमंत्री का बर्थडे सेलिब्रेट करने बगैर बुलाए गए थे, कहते हैं गिफ्ट लेके गए थे, उनकी मां के लिए शॉल लेके गए थे। और हमारे यहां पठानकोट पे हुआ, उसके पहले उरी में हुआ, और तमाम घटनाएं हुई। इन सारी घटनाओं के समय में सरकार किसकी थी? भाजपा की, एनडीए की। इधर नरेंद्र मोदी की, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी की, उसके भी पहले पहुंच जाए तो ये पहलगाम महबूबा मुफ्ती के पिता यानी मुफ्ती मोहम्मद सईद का, वो यहीं के रहने वाले थे, और उन्हीं के यहां ये हो रहा है। खेल को समझिए, जब 1989 में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार बनी थी, उस सरकार में उनकी बेटी किडनैप होती है यहीं से, और फिर उसे छोड़ने के लिए आतंकवादी छोड़े जाते हैं। छोड़ने कौन जाता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता आरिफ मोहम्मद खान और दूसरे लोग, और छोड़ देते हैं आतंकवादियों को, खूंखार आतंकवादियों को। वही आतंकवादी 1990 में पूरे कश्मीर को आग लगाते हैं, कश्मीरी पंडितों को छोड़ने के लिए विवश कर देते हैं और सब कुछ कर देते हैं। फिर उस पर राजनीति किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने।
आज कौन राजनीति कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी। पुलवामा पे राजनीति किसने की? भारतीय जनता पार्टी। उरी में किसने करी? भारतीय जनता पार्टी। पठानकोट पे किसने की राजनीति? भारतीय जनता पार्टी। अब आ जाइए, तो वो जब हो जाता है और उसके बाद में बार बार उनसे रिश्ते किसने बनवाए, उनकी सरकार किसने बनवाई, या मुख्यमंत्री किसने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने। खेल को समझिए। और अब जब ये हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां अच्छा पर्यटन चल रहा था, युवाओं को रोजगार मिल रहा था, लोग अच्छे से काम करने लगे थे, लोग फिर से यहीं रहना चाह रहे थे। तो यहां अशांत होने से क्या हुआ कि अब यहां रोजगार ठप है, यहां पे तमाम जमीनों पे कब्जा करने की साजिशें की जा रही हैं। और वो जमीन खरीदने वाले कौन? वही गुजराती गए, वही लोग जिनके कनेक्शन आते हैं सामने। याद करिए किस तरीके से वो फर्जी पीएमओ का अफसर बन के इसी कश्मीर में Z+ सिक्योरिटी लेके घूम रहा था। कैसे गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी थी, कैसे कैसे क्या हुआ था, अब वो ठप पड़ा है। कैसे कैसे उन लोगों पे बात नहीं हो रही है जो तमाम सारे वो डीएसपी, वो सारे लोग जो उस साजिशों में शामिल थे। खेल को समझ लीजिए कि खेल समझाने में इस जगह आया हूं। असल में जम्मू कश्मीर में कहीं परेशानी नहीं। कश्मीर और कश्मीरियत सबको मोहब्बत से अपने साथ रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं यहां अमन चैन हो। वो आतंकवादियों के बिल्कुल खिलाफ है। वो खुद कहते हैं आतंकवादियों को पकड़ो और लाल चौक पे खड़ा करके मार दो। उनके साथ में वो व्यवहार करो चाहे वो किसी के भी परिवार के हो, हम साथ खड़े हैं। लेकिन आतंकवादियों को खत्म करो, कश्मीर में अमन चैन लाओ, यहां खुशहाली आने दो। लेकिन यहां की खुशहाली जिन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है, वो कौन है? वो पाकिस्तान है, वो डीप स्टेट है, वो लोग हैं जो पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं, जिनके अंडर में विश्व बैंक भी है, IMF भी है, जो पूरे दुनिया की सैन्य और दूसरी चीजों पे काबिज रहना चाहते हैं आज भी। और वो यहूदियों का गैंग है। वो यहूदियों का जब गैंग कहते हैं तो फिर हमें चित्पावन ब्राह्मण भी याद आते हैं, जो कोंकण में आके बसे थे यहूदी, और खुद को चित्पावन ब्राह्मण कहा था। RSS प्रमुख उसी से आते हैं। खेल को समझिए किसके पास जा रहा है। और जहां जहां ये घटनाएं हुई, वहां की संपत्तियां किसने हथिया ली, कौन करना चाहता? यहां के लोगों को बर्बाद करके किसको फायदा है? पाकिस्तान को फायदा है, डीप स्टेट को फायदा है, या भाजपा RSS समर्थित उन पूंजीपतियों को फायदा है जो ऐसे 7 स्टार होटल बना रहे हैं? उन राजनेताओं को फायदा है जो ये होटल बना के सिर्फ यहां की होटल इंडस्ट्री पे एकाधिकार करना चाहते हैं और सारा धन अपने पास रखना चाहते हैं। ये सारे खेल समझ लेंगे, उस दिन आपको इस आतंकवाद की जड़ समझ में आ जाएगी। यह है वजह। इसीलिए ये अमन चैन नहीं चाहते हैं, और इसीलिए आज तक जितने आतंकी हमले हुए सभी भाजपा समर्थित राज्य में या भाजपा के समय में हुए। जी हां, समझ लीजिए। तो कौन है इसका मास्टरमाइंड, अब आप समझ सकते हैं। जय हिंद।